हम डेराइव करेंगे पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को डेराइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन से। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। अगर हम एक बहुत ही छोटे से चेंज की बात करें, छोटा सा यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या बन जाती है, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा और छोटा सा हीट। अच्छा, क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हीट ज़ीरो होगी, कोई भी हीट का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हमको ये तो ज़ीरो होने वाला है क्योंकि प्रोसेस इज एडियाबेटिक। ओके, तो हमारे पास आता है ज़ीरो इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। छोटा सा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमेशा होता है वर्क डन बाय गैस इज पी डॉट डी वी, ये तो यही आने वाला है, प्लस डी यू कितना होता है, ये हमें पता है किसी भी प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पर छोटा सा है तो वो हो जाएगा एन सी वी डी टी। ओके, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखो हमारे पास प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है और टेम्परेचर भी वेरिएबल है, तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमें कुछ वेरिएबल्स को कम करना चाहिए। कम करने के लिए हम किस इक्वेशन का सहारा लें, हमारे पास और एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, जो तो हमेशा ही वैलिड है। तो हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमारी इक्वेशन है। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पर देखो पी वी को जब डिफ्रेंशिएट करोगे, दोनों वेरिएबल है, तो एक बार पी कांस्टेंट मान के डी वी लिखेंगे और दूसरी बार वी कांस्टेंट मान के डी पी लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास हो जाता है पी डी वी प्लस वी डी पी, हाँ। और राइट हैंड साइड में हमारे पास एन और आर, एन किसी भी सैंपल के लिए जिसकी हम बात करें, हमारे सिस्टम में एन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो एन आर कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एन आर डी टी। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय एन आर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इसी वैल्यू को हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है टी टी की जगह। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, ज़ीरो इज इक्वल टू पी डी वी प्लस एन सी वी, और डी टी की जगह लिख देंगे पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय एन आर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो n से n कट जाएगा और r यहाँ चला जाएगा, फिर r को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनने वाली है वो हो जाएगी r इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये यहाँ पर और एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास पी डी वी है, यहाँ पर हमारे पास पी डी वी है, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा सी वी प्लस आर, तो इसको भी हम लिखते हैं, ये बचता है सी वी प्लस आर इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, क्या मैं इसे सी पी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास मेयर्स रिलेशन के हिसाब से सी पी की वैल्यू होती है सी वी प्लस आर, और ये किसी भी आइडियल गैस के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं लिख दूंगा कि दिस इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाइड बाय पी डी वी प्लस सी वी मल्टीप्लाइड बाय वी डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर से आगे कैसे बढ़े, इसको किस तरीके से सॉल्व करें, यहाँ पर आप इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो प्रेशर, वॉल्यूम और सी वी से, तो देखो ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाली टर्म में क्या बचेगा, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा और हमारे पास बचेगा सी पी डिवाइडेड बाय सी वी मल्टीप्लाइड बाय डी वी अपॉन वी, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, देखो सी वी से सी वी कट गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया और बचता है डी पी अपॉन पी, बचता है डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब किसी भी आइडियल गैस के लिए सी पी की वैल्यू क्या होती है, जो भी होती है कांस्टेंट होती है, एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आर,
और सी वी की वैल्यू क्या होती है, वो भी होती है F/2R, वो भी एक कांस्टेंट होती है किसी भी गैस के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको हम एक और कांस्टेंट डिफाइन कर दें और हम लिखते हैं गामा इंटू डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, ऐसा हमने डिफाइन कर दिया है। अब ये बहुत ही आसान बन गया है, इसे हम इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा डी वी अपॉन वी, ये क्या हो जाएगा एल एन वी, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है गामा एज इट इज कांस्टेंट था एल एन ऑफ वी प्लस हमारे पास आ जाएगा एल एन ऑफ पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया है तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो सम प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगानी है, तो ये गामा जो बाहर है अगर मैं उसे लॉग के अंदर लूँगा तो वो वी रेज़ टू द पावर गामा हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास हो जाता है एल एन इंट ऑफ वी रेज़ टू पावर गामा प्लस एल एन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट, सी को मैं दूसरी तरफ ले गया। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये एक लॉग और दूसरा लॉग जो है दोनों आपस में जब ऐड होते हैं तो अंदर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारे पास आ जाता है एल एन ऑफ पी इंटू वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या फिर मैं लिख सकता हूँ पी वी रेज़ टू पावर गामा इज ऑल्सो कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था। हमारे पास किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक कंडीशन आ गई है। फिर से देख लेते हैं हमने किया क्या। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट लॉ की इक्वेशन से, छोटा सा हमने डिफरेंशियल वाली इक्वेशन ली, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। वर्क डन हमेशा पी डी वी होता है, डी यू हमेशा एन सी वी डी टी होता है, ये हमने लिख दिया। हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से हमने इसे भी डिफ्रेंशिएट किया और डी टी की टर्म को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। फिर बस उसे हम सॉल्व करते गए, सी वी प्लस आर को हमने एक बार सी पी लिखा, तो ये हमने मेयर्स रिलेशन का यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पर इसको नीचे डिवाइड कर दिया और देखते देखते हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रेट करके कंडीशन हमारी आ जाती है कि पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब इसकी थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या हो। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने डिराइव कर लिया पी वी रेज़ टू पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन इसको समझते हैं तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले पी वी ग्राफ बनाएंगे। और पी वी ग्राफ में भी पहले पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को समझने से पहले हम समझेंगे पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें हमारे पास टी की वैल्यू कांस्टेंट होती थी, राइट। इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाता था। इसका ग्राफ हमें पता है किस तरीके का बनता था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आइसोथर्मल। अब मैं यहाँ पर अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, मान लो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर इस ग्राफ का कुछ स्लोप होगा इस तरीके से। उस स्लोप को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, तो स्लोप क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। हमारे केस में यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई है, ये एक्सिस एक्स है। हमारा जो स्लोप होगा, स्लोप हो जाएगा डी पी अपॉन डी वी। इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी वी। उसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, कैसे पता करूँगा, यहाँ पर देखो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आता है पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ से मिलता है डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। स्लोप की वैल्यू हमारे पास आइसोथर्मल में आ जाती है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। इस पॉइंट पर जो भी स्लोप है वो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे इसको हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है पी वी रेज़ टू पावर गामा की वैल्यू होती है कांस्टेंट, और हमें एक और चीज़ पता है कि स्लोप की जो वैल्यू होगी
वो अगेन फिर से हो जाएगा dp अपॉन dv, क्योंकि ग्राफ्स तो सेम ही है। तो अब यहाँ पर dp अपॉन dv की वैल्यू पता करने के लिए हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर से, देखो इस तरीके से। तो वो हो जाएगा पहले p को कांस्टेंट रख लो, तो v रेज टू पावर गामा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा गामा इंटू वी रेज टू पावर गामा -1 टाइम्स dv, प्लस अब की बार इसे कांस्टेंट मान लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास v रेज टू पावर गामा टाइम्स dp इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 0। अब इसको फिर से आप दोनों तरफ पी वी रेज टू पावर गामा से डिवाइड कर दो यहाँ पर इस तरीके से, तो बहुत आसान हो जाएगा। पी वी रेज टू पावर गामा से डिवाइड कर दो, इधर भी कर सकते हो पी वी रेज टू पावर गामा, लेकिन ये वैल्यू अपने आप 0 होने वाली है ना, तो ये तो है ही 0। यहाँ पर आप देखो p से p कट गया और हमारे पास आ जाता है गामा इंटू डी वी अपॉन वी। देखो नीचे v रेज टू पावर गामा है, ऊपर v रेज टू पावर गामा -1 है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास नीचे एक v आने वाला है। प्लस दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास v रेज टू पावर गामा से v रेज टू पावर गामा कट जाएगा और ये आ जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ स्लोप, यानी कि dp अपॉन dv की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v। इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v। इस पॉइंट पर आइसोथर्मल का स्लोप आता है माइनस पी अपॉन वी। और अगर यहीं से मैं एडियाबेटिक प्रोसेस करूं, मान लो मेरे को यहाँ से इस तरीके से आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं करना है, मेरे को यहाँ से बोलना है मुझे एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना है, तो ग्राफ या तो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, स्लोप बताएगा किधर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर स्लोप्स को इनके कंपेयर करूँ तो देखो पी अपॉन वी दोनों में सेम है, माइनस दोनों में सेम है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया गामा का। गामा क्या होता है वो देख लेते हैं। हमारे पास गामा की वैल्यू होती है सी पी अपॉन सी वी। सी पी की वैल्यू कितनी होती है एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर। ये आता है सी वी हमारे पास एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ। और एफ की आप कोई भी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू एक्चुअली 1 से बड़ी आ जाएगी। गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ। एफ की वैल्यू होती है 3, 5, 6 या जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, तो हम लिखेंगे एज गामा इज मोर देन 1 स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, क्यों? क्योंकि देखो एक माइनस भी लगा हुआ है ना, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, तो हमारे पास इस तरीके से पता चलता है कि अच्छा एडियाबेटिक के लिए स्लोप की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव में है तो हम यहाँ से देख के बताएंगे कि यहाँ से देखो नेगेटिव में स्लोप बढ़ाना है तो इस तरीके से ऐसा हमारे पास ग्राफ जाएगा, है ना, यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा। तो इस पॉइंट से हमारा एडियाबेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। दिस विल बी एडियाबेटिक ग्राफ। हम लिख सकते हैं एडियाबेटिक ग्राफ्स are more steeper than isothermal. Steeper curve than isothermal. अब देखो ये दोनों ना स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली पता नहीं चल सकता। मान लो मुझे एक इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और ऐसे ग्राफ बना हुआ है ना, पीवी ग्राफ, तो मैं बता नहीं सकता देख करके कि ये आइसोथर्मल का ग्राफ है या एडियाबेटिक का ग्राफ है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा अक्सर कि ये आइसोथर्म है या फिर ये एडियाबेटिक का ग्राफ है। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ऐसे 2 प्रोसेस हैं और जाने पहचाने से ऑप्शन है, और अगर मुझे अब देख के बताना है इनमें से कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबेटिक है, तो मुझे पता है कि जो ज़्यादा स्टीप होता है वो हमारा एडियाबेटिक ग्राफ होता है और ये वाला हमारा आइसोथर्मल होगा। यही हमें समझना है। जल्दी से ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें बोला गया है कि मान लो V1 से लेकर के V2 तक एक्सपेंशन हुआ है, तो एक्सपेंशन 2 तरीके से किया गया है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। किस तरीके से उसके ग्राफ होंगे, तो पहले मैं बनाता हूँ कोई आइसोथर्मल ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से, है ना। तो
ये हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल। क्या होगा ये? एक्सपेंशन, है ना। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना है हमको, ए सेम इनिशियल कंडीशन से मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। मैं आइसोबैरिक एक्सपेंशन करता तो सेम वॉल्यूम तक मेरा ऐसा ग्राफ आता। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना है तो मेरा ग्राफ वॉल्यूम तो देखो यहीं तक आना है मेरे को, लेकिन ग्राफ थोड़ा स्टीपर होगा, है ना। तो स्टीप होगा मतलब वर्टिकल की तरफ ज़्यादा होगा वो। यहाँ से हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है ये। दिस विल बी एडियाबेटिक। सिमिलरली ये भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहलाएगा, एक्सपेंशन। अब आप इसको इस तरीके से याद नहीं रखते कि हमें हमेशा ऊपर वाला आइसोथर्मल होता है, नीचे वाला एडियाबेटिक होता है। क्यों ऐसा याद रखना गलत हो जाएगा? देखो मान लो इस बार हमको बोला गया है कि हमें इस जगह से V1 से लेकर के V2 तक कंप्रेशन करना है। पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं। मान लो हम यहाँ पर थे इस जगह पर, और यहाँ से अगर मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन करता हूँ इस तरीके से मेरा ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा। दिस इज V2, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर मुझसे एडियाबेटिक कंप्रेशन पूछा जाए तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मुझे वॉल्यूम फाइनली इस वॉल्यूम तक पहुँचना है, वो जो भी है। तो ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो आइसोथर्मल है। तो कौन सा वाला ग्राफ सही होगा? ये वाला है, ये वाला जो ज़्यादा स्टीप है, जिसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जो ज़्यादा वर्टिकल जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये ज़्यादा वर्टिकल की तरफ है, तो हमारा ग्राफ एक्चुअली यहाँ से इस तरीके का आने वाला है ना। ये हो जाएगा हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसको फील करने की भी कोशिश करते कि ये प्रोसेस एक्चुअली है कौन सा। मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई सिस्टम है और इसमें गैस है ना। अब मैं इसको बंद कर दूं यहाँ पर से, और इसको अगर मैं कंप्रेस कर दूं, अगर मेरी ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर रहेगा हमेशा, है ना। धीरे धीरे कंप्रेस करें, उस केस में हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। लेकिन अगर मेरी एडियाबेटिक वॉल्स हैं, जैसे अगर ये प्लास्टिक है तो एडियाबेटिक वॉल हो गई, तो उस केस में हमारे पास जब मैं कंप्रेस करूँगा, दोनों ही केसेस में देखो वॉल्यूम तो मैंने इतना ही कम किया है। अब की बार मेरा ग्राफ ये होगा, मेरी फाइनल स्टेट यहाँ पर होगी। इसका मतलब क्या होगा? ये तो सेम टेम्परेचर था, अच्छा तो यहाँ पर एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। तो अगर मैं इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन डिराइव कर ली है, PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे हम बड़ी आसानी से PV ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन के अलावा भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में कुछ रिलेशन पूछ लिया, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में कुछ पूछ लिया, तो वो भी हम डिराइव कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर? आइडियल गैस इक्वेशन का। देखो हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। मान लो मुझे यहाँ से प्रेशर हटाना है, टेम्परेचर लाना है। देखो मैं प्रेशर को लिख दूंगा, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू nRT अपॉन V, करेक्ट। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दो तो हमारे पास आ जाता है nRT अपॉन V मल्टीप्लाइड बाई V रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से देखो, ये n और r तो अपने आप में कुछ कांस्टेंट होंगे किसी भी सैंपल ऑफ गैस के लिए। नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर रहते हैं, बदलते नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास nr इधर चला जाएगा, ये कोई और कांस्टेंट बन जाएगा। टेम्परेचर ऊपर है, वॉल्यूम की पावर गामा है, और नीचे डिनोमिनेटर में एक और वॉल्यूम है, तो ये चला जाएगा ऊपर, गामा -1 बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे TV रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ये है हमारा वॉल्यूम, ये है हमारा टेम्परेचर। TV, अगर TV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता। अब TV के पास दोनों 1 1 नहीं है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा, लेकिन आने कुछ हाइपरबोला ही वाला है। क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होती है, देखो गामा होता है हमारे पास, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई f।
तो गामा की वैल्यू मोर देन 1 आती है, तो ये जो भी वैल्यू होगी कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, जैसे TV⁻0.25 इस तरह की कोई। तो यहाँ पर भी हमारे पास आने वाला है एक हाइपरबोला इस तरीके से, पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, बस हाइपरबोला है। ऑल राइट, अब हमारे पास दूसरा रिलेशन हम डिराइव करना चाहेंगे। इस बार हम वॉल्यूम हटा देंगे, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में देखना है, तो PV इज इक्वल टू NRT का ही यूज़ करेंगे। इस पर वॉल्यूम को हम देखते हैं, वॉल्यूम को हम क्या लिख देंगे, NRT/P। इसे रख दीजिए आप PV⁻γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे, ये वाली वैल्यू रख दो, तो हमारे पास आता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जगह में रख दूँ NRT/P⁻γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो भी वैल्यूज है N और R अपने आप में कांस्टेंट थे, उसकी पावर आप कुछ भी चढ़ाओ वो भी कांस्टेंट रहेगा, और उसको दूसरी तरफ ले जाओ तो वो भी अपने आप में कुछ कांस्टेंट आने वाला है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर की पावर गामा डिवाइडेड बाई प्रेशर की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई और कांस्टेंट है ये। ओके, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर की पावर क्या हो जाएगी, देखो ऊपर में है 1, नीचे है गामा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पर दोनों ही जो टर्म्स हैं उसमें कुछ गामा गामा वाली पावर आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, पूरी के पूरी इक्वेशन की पावर मैं 1/1 माइनस गामा कर दूँ, तो यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास देखो टर्म क्या बचती है, प्रेशर एज इट इज़ आ जाएगा, टेम्परेचर की पावर आ जाएगी γ/1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास इस बार यहाँ पर है प्रेशर, यहाँ पर है टेम्परेचर। कैसा ग्राफ आने वाला है, क्या ये भी हाइपरबोला आने वाला है? देखो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.2 समथिंग या 1.3 या 1.5 ऐसी कुछ वैल्यूज ही रहने वाली है उसकी, और यहाँ पर 1 माइनस समथिंग है, इफेक्टिवली ये नेगेटिव नंबर हो जाता है ना, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा और -1 और 0 के बीच में कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी P×T⁻³ या -5 इस टाइप का कुछ ग्राफ आने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, या फिर हम लिख सकते हैं P इज़ प्रोपोर्शनल टू T³ या Q3 नहीं आएगा एग्जैक्टली, पर ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है। तो वो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर, ये पावर उधर जाएगी तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, माइनस हो जाता है, तो ये आ जाता है γ/γ-1। अब ये जो ग्राफ्स हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये जो 3 इक्वेशन हमने डिराइव करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हमें बोला गया है कि एक इनिशियल स्टेट से एक्सपेंशन हुआ है एडियाबेटिकली, और हमें P1 V1 P2 V2 को रिलेट करना है, तो हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे और रिलेट करेंगे। सेम एक्सपेंशन में अगर हमें बोला जाए कि नहीं इस बार टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करना है, तो आप ये वाली इक्वेशन का यूज़ करोगे, या फिर बोला जाए प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करना है तो आप ये वाली इक्वेशन को यूज़ करोगे। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो इन्हें याद रखना। A monoatomic ideal gas at P0, V0, T0 is compressed to half its initial volume. Find the final pressure and temperature of the gas. तो हमारे पास ये इस तरीके से इनिशियल स्टेट थी, उसको कंप्रेस कर दिया हमने, और इसको जब हमने कंप्रेस किया है तो हमारे देखो V0 से वॉल्यूम तो हो गया है V0 डिवाइडेड बाई 2। हमसे टेम्परेचर और प्रेशर फाइनल पूछा है, तो हमें 2 इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहला पार्ट जिसमें हमें प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जब हमसे पूछा जाएगा टेम्परेचर तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेम्परेचर के लिए हम TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पर प्रेशर का रेशियो पता कर चुके हो तो प्रेशर और टेम्परेचर वाली इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हो। ज़बरदस्ती कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।
सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, इसका कुछ तो यूज़ होगा। हमें सबसे पहले पीवी रेज़ टू पावर गामा अगर कांस्टेंट है तो गामा तो पता होना चाहिए। गामा की वैल्यू होती है f+2 डिवाइडेड बाय f यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो ये 3+2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास वैल्यू आने वाली है। प्रेशर अगर हमसे फाइनल पूछा है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हमारे पास आ जाएगा P1V1 इंटू गामा इज इक्वल टू P2V2 इंटू गामा। तो मैं लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल टू P1 टाइम्स V1 अपॉन V2 की पावर गामा। इनिशियली हमारा जो प्रेशर था उसकी वैल्यू कितनी, अच्छा यहाँ पे P0 V0 T0 लिखा हुआ है। प्रेशर इनिशियल था P0। वॉल्यूम इनिशियली हमारे पास कितना था, वॉल्यूम हमारे पास था V0। फाइनली हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया है, वो हो गया है V0 डिवाइडेड बाई 2। उसकी पावर हमें चढ़ा देना है गामा। गामा है हमारा 5/3। यहाँ से ये इस तरीके से कट जाता है और हमारे पास आता है 2⁵ टाइम्स P0। यही हमारा प्रेशर फाइनल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब हमसे टेम्परेचर की बात करिए तो हमें ये वाली इक्वेशन का यूज़ करना है। देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T1 इंटू V1 की पावर गामा-1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 की पावर गामा-1। गामा की वैल्यू है 5/3। 5/3 -1 की वैल्यू कितनी होती है, 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। तो मैं लिख सकता हूँ T1 V1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर 2/3। यहाँ से पता चलता है T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय V1 अपॉन V2 की पावर 2/3 विच इज़ इक्वल टू V1 अपॉन V2 कितना है, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हाफ है, ये वाला जितना भी था उसका आधा हो गया ये, तो इसकी वैल्यू आ जाती है T1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁵ इज इक्वल टू T फाइनल। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल था, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को रिलेट करता हुआ एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक और बहुत ही अच्छा सवाल, एयर एट 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin is adiabatically expanded such that its final pressure becomes 1/132 atm. Find the final volume and temperature of the air. पहले तो इसको हम सॉल्व करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसका ग्राफ देख के समझने की कोशिश करो। हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पर हमारी गैस थी, इनिशियली हमारा प्रेशर था कितना 1 atm। उसके बाद वो एडियाबेटिकली एक्सपैंड हुई है ना, तो जो भी इसका वॉल्यूम था उससे हम इस तरफ एक्सपैंड हुए होंगे। प्रेशर कितना कम हो गया है, यहाँ तक आ गया 1/32 atm तक। तो हमारे पास एक्चुअली कुछ ऐसा एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ होगा और हमसे पूछा है फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर बताना है। वो भी हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं, तो वो सॉल्व तो करें, लेकिन उससे पहले पता चले कि एडियाबेटिक में होता है PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या आएगी, गामा होता है हमारे पास f+2 डिवाइडेड बाई f होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक डायटोमिक के लिए हमें पता है, लेकिन एयर के लिए अभी हमें नहीं पता, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो देखो एयर हमें पता है कि 99% एयर O2 एंड N2 से मिलकर के बनी है। अगर हम इसको आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं तो हम इसको एक डाई एटॉमिक आइडियल गैस मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास एयर है 99% O2 एंड N2, इसका मतलब ट्रीट इट एज डाया एटॉमिक आइडियल गैस, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, हम लोग के स्कोप से बहुत बार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है, गामा होता है f+2 डिवाइडेड बाई f, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए होती है 5 + 2 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि हो जाता है 7/5। हमारे पास गामा आ गया। अब हमें एडियाबेटिक की इक्वेशन लगा देनी है, क्या है, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अगर हमें V2 पता करना है तो हम देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू
हाँ ये था V1, अच्छा इसकी पावर भी गामा है, इसकी पावर भी गामा है, यहाँ पर जाएगा P1 अपॉन P2। ऑलराइट, यहाँ पर इसका हम रूट लेना पड़ेगा, तो जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 और ये बचता है हमारा P1 अपॉन P2 की पावर कितना हो जाएगा 1 बाय गामा। ठीक, यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाती है V1 और मल्टीप्लाई करो, P1 कितना था इनिशियली था 1 ATM, P2 हो गया है 1 बाई 32 ATM, तो ये हो जाता है हमारे पास ओवरऑल 32 की पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा। गामा इतना था तो 1 डिवाइडेड बाई गामा कितना हो जाता है 5 डिवाइडेड बाई 7। अब आपके लिए सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फाइनल वॉल्यूम आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इसको देख करके आंसर मार्क कर पाओ, क्योंकि ये आप एग्ज़ाम हॉल में बिना कैलकुलेटर के बड़ी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, V2 की वैल्यू जो आने वाली है वो आती है 11.9 टाइम्स V1, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। साथ में हमसे पूछा है टेम्परेचर ऑफ द एयर, तो टेम्परेचर बड़ा होगा या कम होगा। देखो एक बार फिर से समझो, पहले हमारे पास यहाँ पर हम थे, इस तरीके से हम एक्सपैंड हुए हैं एडियाबेटिकली। अच्छा, अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता सेम वॉल्यूम के बीच में तो इस तरीके से होता। अगर हम फाइनली यहाँ पहुँचते तो टेम्परेचर सेम होता। हम पहुँचते एडियाबेटिक में थोड़ा नीचे, क्योंकि ग्राफ स्टीपर होता है और हम जानते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कोई और आइसोथर्म पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर टेम्परेचर एक्चुअली कम है, तो हमारा फाइनल टेम्परेचर कम आने वाला है। देखते हैं उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जा सकती है। फॉर टेम्परेचर, इस बार हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो होगा प्रेशर इनटू टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा, देखो ये कितना आ जाता है। गामा की वैल्यू थी 7/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/5, इसकी वैल्यू आ जाती है 7 डिवाइडेड बाई -2, है ना, एलसीएम लोगे तो, या फिर -7 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू आ जाती है। तो PT की पावर -7/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आप इस पूरी इक्वेशन की पावर चढ़ा दो 2/7, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पर लगेगी, 2/7 कर दोगे तो प्रेशर की पावर 2/7 इंटू टेम्परेचर की पावर -1 विल बी कॉन्स्टेंट। या फिर इसी को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 2/7। तो हम लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, P2 डिवाइडेड बाई P1 कितना है, P2 की वैल्यू है 1/32 ATM, P1 की वैल्यू है 1, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये अपने आप में आ जाती है 1/32। यहाँ से हमारे पास पता चलता है 1/32 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, तो 300 डिवाइडेड बाय 32 की पावर 2/7 केल्विन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियरली आप इसको फटाक से एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर से इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 111 केल्विन। और जैसा कि हमने देखा था टेम्परेचर कम होगा, पहले था 300 केल्विन, अब कम होकर के 111 केल्विन पे हम पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है, अभी तक हमने जैसे 2 सवाल सॉल्व किए उस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें उसकी वॉल्यूम को आप उसकी लेंथ से कंपेयर कर सकते हो। हमारे पास इस तरीके से मान लो ट्यूब है, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम कितना हो जाता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया तो पूरी ट्यूब का कांस्टेंट होता है, तो एक्चुअली आप वॉल्यूम को प्रोपोर्शनल करोगे लेंथ से, और फिर आपको कंपेयर करना है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। हमारे पास एडियाबेटिक में क्या होता है, PV रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर TV रेस्ट पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। वॉल्यूम की जगह आप लेंथ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वहाँ पर भी है। तो इसको सॉल्व ज़रूर करो और आपका जो भी आंसर है उसको कॉमेंट करें। PV रेस्ट टू द पावर गामा का डेरिवेशन हमने देख लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पूरी यूरो सीरीज़ देखनी चाहिए, जिसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था यूनो जेई सीरीज़ का।
तो प्लीज़ लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट करो, मज़ा आएगा आपको। और मेरी मदद करो इस तरह के और भी वीडियोस बनाने में। तो उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए बना के ला पाऊँ। एंड हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में, मिलते हैं, बाय बाय।